नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। तो शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की। सबसे पहले बात करेंगे मौसम के बदले हुए मिजाज के। हल्द्वानी में मौसम बदल गया है और सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के बाद से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उमस भरी गर्मी सता रही थी, लोगों को उससे राहत मिली है। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी पहले ही जारी की थी और नैनीताल जिले में बारिश का अलर्ट दिया गया था और उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश की कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। हल्द्वानी में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही, इसकी वजह से नगर निगम के दावों के पोल खुल गए। महज 1.5 घंटे की बारिश में शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। कई जगहों पर जल भराव हुआ तो पैदल चलने वाले लोगों और गाड़ी से चलने वाले लोगों को भी परेशानियां हुई। और इससे पहले नगर निगम शहर की चौक नालियों को साफ करने का, जल भराव से निपटने का दावा कर चुका था। पुख्ता इंतजाम है, ये बात कह चुका है। लेकिन उसके बाद की तस्वीर आप देख लीजिए कि दावे सिर्फ कहने के लिए होते हैं, करने के लिए नहीं। और काम कितना किया गया है, लोगों ने जिनको चुना उन्होंने कितना काम किया है, ये तस्वीरें बोल रही हैं। सुबह की बारिश के बाद हालात ऐसे हैं कि आदमी तैर भी सकता है। थोड़ी सी और बरसात हो जाए तो यहाँ पर बढ़िया स्विमिंग पूल बन सकता है, व्यक्ति नहा सकता है, तैर सकता है। ये हालात हैं यहाँ की सड़कों के। 1.5 घंटे की बारिश के बाद नगर निगम के इंतजामों को आप देख लीजिए। जवाबदेही तो बनती है कि ये हालात क्यों हैं। जल भराव की जहाँ तक हम बात करें तो मेरे ख्याल से नैनीताल रोड में जल भराव की स्थिति वर्तमान में तो नहीं देखने को मिल रही है। अत्यधिक वर्षा अगर हो जाएगी तो जल भराव होता ही है। ड्रेनेज लेकिन सिस्टम की भी दरकार है शहर को, तो एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी वर्तमान में उसकी कार्य योजना वर्तमान में चल रही है। इरिगेशन डिपार्टमेंट इसको बना रहा है, कंसल्टेंट भी अपॉइंट हो चुका है और हल्द्वानी प्रमुखता से इस ड्रेनेज सिस्टम के प्लान में लिया गया। तो मेयर साहब को आपने सुना जो कह रहे हैं कि कार्य योजना चल रही है। कार्य योजना चल रही है तो दावे किस आधार पर आप करते हैं और आप दावा कर रहे हैं कि हम उस रोड पर पानी नहीं भरा, जबकि तस्वीरें एबीपी गंगा दिखा रहा है। हल्द्वानी में जिस तरह मौसम ने करवट ली है, कुछ वैसा ही हाल रामनगर का भी है। रामनगर जिम कॉर्बेट में सुबह से ही मौसम बदला हुआ है। सुबह से ही यहाँ पर बारिश हो रही है। रामनगर में ही आज सभी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, महामंत्री हैं और बैठकों का सिलसिला आज चलना है। शाम तक कई सत्र में बैठक होनी है, लेकिन मौसम बदला हुआ है। इस बीच बड़ी खबर, उत्तराखंड कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी दिल्ली पहुंच गए और आज सीएलपी नेता के चयन को लेकर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, कई विधायक कांग्रेस के दिल्ली पहुंच गए हैं। सीएलपी लीडर नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर चर्चा और प्रदेश प्रभारी के साथ सीएलपी नेता पर चर्चा होगी। इंदिरा हृदय के निधन के बाद से ही ये पद, नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हुआ है और कांग्रेस आज मंथन कर सकती है और सीएलपी नेता घोषित कर सकती है। और सीएलपी नेता की घोषणा के बाद कांग्रेस राज्य में परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। कई नाम इस वक्त चल भी रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया जाए, लेकिन इस बीच में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चिंतन मंथन और कई विधायक दिल्ली पहुंच गए। उत्तराखंड कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली पहुंचे हैं और प्रीतम सिंह भी दिल्ली पहुंच गए। अविनाश हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, कौन कौन पहुंचा हुआ है कांग्रेस विधायक दिल्ली, किससे चर्चा करनी उनको, कब ये मीटिंग, ये चर्चा होगी? देखिए राजीव, अगर बात करें तो हरीश धामी, करण महारा, इसके अलावा ममता राकेश और भी तमाम सारे अन्य विधायक कांग्रेस से दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद है यहाँ पे। आज अगर बात करें तो सीएलपी नेता को लेकर चर्चा होगी कि कौन अगला सीएलपी नेता होगा, क्योंकि इंदिरा हृदय के निधन के बाद ये पद खाली हो गया था। कांग्रेस पार्टी इस पे आज नियुक्ति कर सकती है। इसके बाद अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को राज्य में परिवर्तन यात्रा करना है, इसलिए कांग्रेस पार्टी आज इस पर मंथन करेगी कि कौन अगला सीएलपी नेता हो जो कि तमाम सारे राज्य के मुद्दों को विधानसभा में उठा सके और राज्य को तमाम सारे नेताओं को साथ लेकर चल सके। इस पे मंथन होगा और आज नियुक्ति का ऐलान हो सकता है। प्रभारी देवेंद्र यादव 12 बजे से ये बैठक लेंगे। इसमें तमाम सारे कांग्रेस के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहेंगे। जी अविनाश, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। तो कांग्रेसी विधायक पहुंचे हुए हैं, जिसमें प्रीतम सिंह भी पहुंचे हुए हैं और प्रदेश प्रभारी के साथ उनकी मीटिंग होनी है और ये कहा जा रहा है कि आज ये ऐलान भी हो सकता है कि कौन होगा सीएलपी लीडर।
उत्तराखंड में आगामी चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और इसी कड़ी में रामनगर में बीजेपी के चिंतन शिविर का आज है दूसरा दिन और आज चिंतन शिविर में दिन भर कुल 5 सत्र होंगे। 5 सत्र में हर एक सत्र 1.25 घंटे का होगा। चिंतन शिविर में प्रदेश की राजनीतिक हालात पर चर्चा होने वाली है। चिंतन शिविर में आगे के रोड मैप पर भी चर्चा होगी और सरकार के कल्याणकारी योजनाओं पर भी इसमें चर्चा होने वाली है। इसके बाद एक ब्लूप्रिंट बनेगा और आगे की दिशा तय होगी। विरोधियों को कैसे जवाब देना है इस पर भी मंथन होगा। तो चिंतन शिविर में चिंतन इस बात का होगा कि कौन सी पार्टी इस वक्त प्रदेश में कितना चिंतन कर रही है और वो चिंतन बीजेपी को आगे कितना नुकसान दे सकता है। मसलन कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी कैसे कार्य कर रही है और उनसे कितना सतर्क रहने की जरूरत है, उनको आंका जा रहा है अलग अलग पैमानों पर। इस वक्त इस पार्टी का इस वक्त क्या स्टेप है और ये पदाधिकारी सभी रामनगर में जुटे हुए हैं। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको दे दें, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रामनगर पहुंच गए और चिंतन बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल होंगे जो कुमाऊं के दौरे पर ही थे। और अब आपको खबर देते हैं कि रामनगर त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंच गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रामनगर पहुंच गए हैं चिंतन बैठक में शामिल होने के लिए। चिंतन बैठक का हिस्सा बनेंगे वो। कल चिंतन बैठक की शुरुआत हुई थी लेकिन कल वो इसका हिस्सा नहीं थे, हालांकि कुमाऊं में थे और अब वो भी रामनगर पहुंच गए हैं। रामनगर में चिंतन बैठक में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शिरकत करेंगे। और इसी खबर पर दानिश खान हमारे संवाददाता रामनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं जो विस्तार से सारी जानकारी देंगे। दानिश, 5 सत्र आज होने हैं और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बताया जा रहा है कि पहुंच गए हैं, तो इस वक्त क्या चल रहा है, क्या ये बैठकें शुरू हो गई हैं और कल के दिन जो चर्चा हुई उसमें क्या कुछ रहा ये भी आप बताएं दर्शकों। देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं भाजपा के चिंतन बैठक का आज दूसरा दिन है। 5 सत्र आज होने हैं। पहला सत्र शुरू हो चुका है जिसके लिए तमाम नेता सभा हॉल में पहुंच चुके हैं। साथ ही बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी यहां पहुंच चुके हैं। तमाम आला नेता सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां पर इनकी चिंतन बैठक होनी है और आज 5 सत्र होने हैं। लगभग 5 सत्र में हर एक सत्र 1.25 घंटे का होना है जिसमें तमाम विषय पर चर्चा होगी, चाहे वो 2022 चुनाव को लेकर के रोड मैप हो या फिर दूसरी पार्टियों की शक्ति को किस तरह से क्षीण करना है उसको लेकर की भी चर्चा होनी है। जी राजीव। जी दानिश, इसके अलावा कैबिनेट की बैठक की भी चर्चाएं हैं कि कैबिनेट की बैठक भी हो सकती है, कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है क्योंकि एक कोर्ट का आदेश है कि एक निर्णय लेना है रोडवेज कर्मचारियों को लेकर, क्या वो हो सकती है? बिल्कुल, देखिए 11 बजे तक मुख्यमंत्री जुड़े रहेंगे केंद्रीय नेताओं के साथ। उसके बाद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे जिसके बाद कैबिनेट की बैठक भी यहां पर होनी है क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट का आदेश है रोडवेज बस कर्मचारियों की सैलरी को लेकर के उन्होंने एक आदेश दिया था, उसको लेकर के भी यहां पर एक कैबिनेट होनी है। तो उस कैबिनेट में और भी अन्य निर्णय आ सकते हैं, इसको लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं। जी दानिश, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आएंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो रामनगर में चिंतन मंथन चल रहा है, पहला सत्र शुरू भी हो गया है। इससे पहले चिंतन शिविर की कल रविवार को शुरुआत हुई और शुरुआत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, इसके साथ साथ सह प्रभारी रेखा वर्मा, सीएम तीरथ सिंह रावत, पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। और कौशिक जी, राम भक्तों की पार्टी है, रामनगर में चिंतन शिविर है, क्या होने वाला है? राम भक्तों की पार्टी का रामनगर में चिंतन है तो अच्छा ही होगा। आने वाले 2022 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त हो, इस कामना के साथ हम लोग यहाँ चिंतन शिविर में इस समय आए हैं। आज से ये प्रारंभ हो रहा है। सुबह से हम लोगों ने अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया है। आज का जो पहले दिन का कार्यक्रम था वो क्या रहे? प्रारंभ में हम लोग ई प्रशिक्षण के माध्यम से केंद्र से जुड़े, उसके बाद मन की बात कार्यक्रम में गए, फिर हमारी टोली बैठक हुई। टोली बैठक में हमारे सभी मुख्यमंत्री जुड़े, हम लोग जुड़े और उसमें हमारे प्रभारी सह प्रभारी सभी थे। टोली बैठक में भी हमने पूरे 3 दिन की चर्चा विस्तृत रूप से की। शाम को 7 बजे उद्घाटन सत्र होगा, अभी तुरंत होने वाला है। उद्घाटन सत्र के रूप में हम लोग इसको विधिवत प्रारंभ करेंगे और कल पूरे दिन और परसों पूरे दिन इसमें कार्यक्रम रहेंगे। कल जैसे दूसरा दिन होगा तो दूसरे दिन के जो सुबह से आप कार्यक्रम आपने का शेड्यूल तय हुआ है, तो वो कल का पूरा शेड्यूल क्या है? कल हमारे पूरे 6 सत्र होंगे, 5-6 सत्र होंगे। उनमें हम लोग एक राजनीतिक वर्तमान परिस्थितियों पर हमारी लंबी चर्चा होगी।
हम लोग अपने संगठन की पूरी ताकत क्या है इस पर चर्चा करेंगे, कार्यक्रमों के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग अन्य उत्तराखंड में जो वर्तमान परिदृश्य है उस पर चर्चा करेंगे। हम सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ थे कौशिक जी, तो उन्होंने बताया कि 2022 का जो ब्लूप्रिंट है अभी कल और परसों जो चिंतन शिविर होने वाला है उसमें पूरा हो जाएगा और उसमें पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। मैं एबीपी गंगा के लिए रामनगर से अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ अजीत सिंह राठी। इस बीच में एक बड़ी खबर आपको दे दें कि तीरथ कैबिनेट की बैठक आज हो सकती है और रोडवेज यूनियन के वेतन के मामले पर फैसला हो सकता है। अभी कुछ देर पहले हमारे संवाददाता दानिश खान ने भी ये जानकारी दी कि 11 बजे सत्र की समाप्ति के बाद इसकी संभावना है। हाईकोर्ट ने वेतन को लेकर एक निर्णय लेने के लिए कहा था और हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार कैबिनेट की बैठक बिठाए और निर्णय ले, एक फैसला ले। हाईकोर्ट ने निर्णय लेने के लिए 28 जून का समय दिया था और बड़ी खबर आपको देते हैं कि आज वो निर्णय लिया जा सकता है, कैबिनेट की बैठक हो सकती है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हल्द्वानी में जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जिले की तमाम विकास योजनाओं के बारे में जानकारी ली और उसके साथ ही सीएम ने 109 करोड़ की 24 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पीएम की तरफ से चलाई जा रही तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाने में राज्य सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आम जन को विश्वास में लेते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना, वो हमारी सरकार कर रही है और हम पूरी तरह गति के साथ में हर क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और कर रहे हैं। उन्हीं की आज समीक्षा और उन्हीं का लोकार्पण आज हमने किया है और मैं कह सकता हूँ कि जितना तेजी से हम इस कोविड के समय में भी काम किया है वो आप सबके सामने है। हमने वात्सल्य योजना चलाई और मैं कह सकता हूँ कि वो वात्सल्य योजना किसी का माँ बाप चला गया, अनाथ हो गया है, वही नहीं तो माँ बाप में एक भी बच्चा है लेकिन उसका अर्निंग का कोई साधन नहीं है, उसको भी हमने उसमें लिया है। देहरादून से खबर, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 15 दिन के भीतर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो सकता है। शासन स्तर पर रिजल्ट के लिए फॉर्मूला जो है उस पर मंथन चल रहा है, फॉर्मूले पर मंथन चल रहा है। 15 दिन के भीतर ही रिजल्ट भी जारी हो सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट की सभी तैयारियां पूरी हैं, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 15 दिनों के भीतर ये रिजल्ट जारी किया जा सकता है और शासन स्तर पर रिजल्ट के लिए तय किए गए फॉर्मूले पर मंथन चल रहा है। इस वक्त देहरादून से खबर और लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाली खबर, उनके रिजल्ट से जुड़ी हुई खबर। लाखों छात्र छात्राएं हैं जिन्हें प्रमोट अब किया जाना है, लेकिन कैसे किया जाना है, कब तक किया जाना है, रिजल्ट कब तक आएगा, सभी के सवाल उनके जहन में हर वक्त दौड़ते रहते हैं। इस बीच में जानकारी मिल रही है कि 15 दिन के भीतर रिजल्ट जारी हो सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है। सीएम तीरथ सिंह रावत पौड़ी के दौरे पर रहे और इस दौरान वो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए राइफलमैन मनदीप सिंह नेगी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। मनदीप नेगी 11 गढ़वाल राइफल का हिस्सा थे। 23 साल के मनदीप नेगी की कुछ महीनों के बाद शादी होनी थी और घर में उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी। बताया जा रहा है कि बिजली गिरने से मनदीप नेगी शहीद हो गए। इस दौरान सीएम ने घोषणा की कि गांव तक पहुंचने वाली सड़क का नाम शहीद मनदीप सिंह नेगी के नाम से सफर में जिस रोड से हम लोग चले हैं तो जो उसकी स्थिति मैंने देखी है तो निश्चित है कि मैं घोषणा भी करता हूं कि उसका डामरीकरण और साथ में शहीद के नाम पर, उसके नाम पर यह रोड हो। खबर अब रुड़की से, जहां पर पति ने पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घरेलू विवाद में यहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी, पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद से पति ने खुद भी जहर खा लिया। जहर खाने के बाद पति की हालत गंभीर है। पति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भगवानपुर थाना इलाके की ये वारदात है, जहां पर पति ने चाकुओं से गोदकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी जहर खा लिया। और अब खबर उत्तरकाशी से, जहां पर विश्वनाथ चौक के पास पीडब्ल्यूडी विभाग के एक घर में आग लग गई और घर में मौजूद शख्स ने किसी तरह से आग से खुद को बचाया। इस आग की सूचना पर दमकल दस्ता मौके पर पहुंचा। दमकल दस्ते ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है, ऐसा बताया जा रहा है।
देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हुई है, मगर इन बसों की शुरुआत से ही विवाद भी होने लगा है। एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि देहरादून में चल रही इलेक्ट्रिक बसें सरकार के लिए घाटा साबित हो गई हैं। आरटीआई में यह खुलासा हुआ है कि एक महीने इलेक्ट्रिक बस से हर महीने 3 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। आरटीआई के हवाले से यह जानकारी मिली है कि अगर 10 साल के एग्रीमेंट पर 30 बसों के घाटे का आकलन किया जाए तो 100 करोड़ से भी ज्यादा होगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये इलेक्ट्रिक बसें चलाई ही क्यों जा रही हैं। सिटी बस यूनियन भी इसी बात पर आपत्ति जता रहा है। इलेक्ट्रिक बसें 1.25 से 1.5 करोड़ के आसपास जो इसकी कीमत बताई जा रही है, और जो यहाँ सिटी बसें चलती हैं उसकी कीमत 10 लाख रुपए के आसपास है। जब सिटी बसें 10, 15, 20 रुपए किराए पे घाटे में चल रही हैं और इनका किराया भी सिटी बसों के बराबर है, तो मेरे को ये हुआ कि भाई किस तरीके से ये जो सरकार अगर स्मार्ट सिटी की बसें चला रही है, इतनी महंगी बसें, तो कैसे प्रॉफिट कर रही होंगी। इसके लिए मैंने जो इनसे जानकारी मांगी थी, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये 55,827 किलोमीटर तो ये गाड़ी चली है, और उसमें जो इन्होंने सरकार से लेना है 37,67,000 समथिंग कुछ रुपए जो है इन्होंने सरकार से लेने हैं, जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड है। उसमें इनके द्वारा जो 2 महीने के अंदर, जो ये 21 फरवरी से और आपका 25 अप्रैल तक जो ये 2 महीने के अंतराल है, उसके अंदर जो है इन्होंने 11,14,705 रुपये जो है इन्होंने यात्रियों से वसूल किए। अगर इन औसतन देखी जाए तो 37,67,000 रुपये से अगर मान लो इसको माइनस किया जाता है तो ये शुद्ध जो घाटा है ये कम से कम 26.5 लाख से ऊपर का बैठता है। उसके बाद जो इस बस में जो परिचालक हैं, जिसे कंडक्टर कहा जाता है, वो भी जो है उत्तराखंड रोडवेज के हैं, और वो जो है स्मार्ट सिटी से उसके बदले में पैसे ले रही है। तो 2 महीने के अगर 10 कंडक्टर भी है तो उनकी सैलरी 3 लाख होती है, तो ये मिला के कम से कम 2 महीने के अंदर जो है 30 लाख का घाटा हो। कोविड की तीसरी लहर की आशंका को लेकर राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि राज्य में सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पूरे संसाधनों के साथ चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। हम तीसरी लहर के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और आपने देखा है कि जो नंबर ऑफ बेड्स हों, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हों, चाहे वेंटिलेटर्स हों, चाहे आईसीयूज हो, कई गुना वृद्धि हमने की है और लगातार उस पर काम कर रहे हैं, ताकि तीसरी लहर अगर आए तो सरकार इसका पूरी तरह से मुकाबला करके इस पर जीत खाती है। इसके अलावा कर्फ्यू का समय कल समाप्त हो रहा है, क्या आगे बढ़ाने विचार है, क्या कुछ छूट और देंगे? निश्चित रूप से अभी थोड़ा बहुत शिथिलता देंगे, और थोड़ा बहुत शिथिलता दी, कर्फ्यू आगे बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से भी आगे बढ़ेगा। कोविड कर्फ्यू में ढील मिलते ही उत्तराखंड में पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि अभी तक पर्यटक स्थलों को सैलानियों के लिए खोला नहीं गया है, मगर फिर भी सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। देहरादून में सहस्त्रधारा को भी सैलानियों के लिए नहीं खोला गया है। बावजूद इसके यहाँ पर सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ है। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न ही मास्क लगाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार प्रशासन को ये सब दिखाई क्यों नहीं दे रहा, या फिर सब कुछ देखकर भी अनजान बनने की कोशिश हो रही है। तो किसी ने कुछ नहीं पूछा ऐसा, एंड जब हमने एंट्री करी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, कोरोना तो है, लेकिन आजकल वैक्सीन भी आ गई ना, तो इसलिए करके थोड़ा डेयरिंग हो ही रहे हैं। जितने भी मेरे जनपद में पर्यटन विभाग के अंतर्गत पर्यटक स्थल हैं, वो अभी फिलहाल पर्यटकों के लिए बंद रखे गए हैं। एसओपी के अनुसार जो भी नए संशोधन आएंगे तो इन जगहों को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। हरिद्वार में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार एक बार फिर से धीमी पड़ती नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। इस वजह से वैक्सीन लगवाने वाले लोग अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। डीएम का कहना है कि शासन के पास वैक्सीन की डिमांड भेजी जा चुकी है। वो 100% हमने वैक्सीनेशन कर दिया है। अभी जो है अगला लॉट आने वाला, तो जैसे ही आ जाएगा दोबारा जो है पटरी में आ जाएगा। अभी वैक्सीनेशन का अच्छा रिस्पॉन्स है, यहाँ काफ़ी मात्रा में वैक्सीनेशन लगातार कर रहे थे। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अल्मोड़ा में टैक्सी मालिकों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में अब टैक्सी मालिकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा है। कई टैक्सी मालिक अपनी टैक्सियों को बेचने को मजबूर हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार से टैक्स, लोन का ब्याज माफ करने और इंश्योरेंस अवधि बढ़ाने की गुहार लगाई है। लगभग 1 साल का कम से कम जो अभी जो नुकसान हो रहा है, करीब 1-1.25 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हो चुका है, और अभी नुकसान होने की उम्मीद है। अभी तीसरी लहर अगर आती है तो हम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, और हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बैंक की किस्त नहीं दे पाएंगे, अपनी गाड़ियां बेचने को तैयार हैं, तो कई को की गाड़ियां नहीं बिक पा रही, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा संकट है। इसलिए हमारा सरकार से आग्रह है कि अतिशीघ्र हमारा टैक्स माफ़ किया जाए और हमको बैंक के ऋणों में कुछ छूट दी जाए।
विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने यात्रा खोलने का विरोध किया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार को यात्रा शुरू करने से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। मॉनसून सीजन शुरू हो गया है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर जगह जगह बोल्डर गिर रहे हैं। रास्ता कई जगहों पर ध्वस्त हो गया। तीर्थ पुरोहित भी अपने घरों में है। ऐसे में किस प्रकार से यात्रा चल सकती है?